ज्वाइन करने के पहले क्या सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन क्या है स्टार्टअप यूपी की? तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब हमारे पास पूरे प्रदेश में 500 स्टार्टअप थे। अभी 10,000 प्लस है। ओके, तो आप समझ सकते हो द काइंड ऑफ 20x probably we are touching 11,000 and not many people know, but I've been lately speaking at multiple forums that we have become the fourth largest startup ecosystem in the country. I was researching that कि बहुत पहले नीचे से फोर्थ नंबर पे थे, अब आप ऊपर से फोर्थ नंबर पे। एक्चुअली रोल अब क्या है आपका यहाँ पर? अभी तक जो हमारा रोल था वो एक तरीके से इकोसिस्टम को बिल्ड करने का था। तो वी वर फोकसिंग लार्जली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। स्टार्टअप्स की तरफ इतना ध्यान नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात कर रहे थे क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है एंड आई अंडरस्टूड दैट देयर इज अ पोटेंशियल इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। कितना भी छोटा बड़ा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो, बिल्कुल टियर 3 टियर 4 टाउन्स आप जो भी कह रहे हैं उनको, सभी में पोटेंशियल था। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस हियर दैट as of today out of these 75 districts every single district has at least one startup. एक्चुअली अभी भी जो एंटरप्रेन्योरशिप है यूथ के लिए एक अल्टरनेट है सर। ये कर लेते हैं नहीं तो जॉब करेंगे, तो वो हमेशा चलता है। हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी होती है और उसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने रुझान के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से काम करना चाहिए। तो अननेसेसरीली जैसे हम पेरेंट्स को कहते हैं कि उन्होंने हमें एक गलत डायरेक्शन में डाल रखा है, जहाँ पे मेरा मन नहीं है वहां पे वो कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। उसी तरीके से आजकल एक थोड़ी सी शीप वॉकिंग भी मुझे लगती है कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में देखा देखी भी आ जाते हैं कि क्योंकि दोस्त कर रहा है चलो हम भी अपना स्टार्टअप डालते हैं। जैसे वीसी फंड बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अभी हम लास्ट में एक बड़े इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग, हम लोगों का इंटरव्यू था, तो उनका खुद का ही मानना था कि इन्वेस्टर्स के लिए या फॉरेन इन्वेस्टर के लिए या बड़े इन्वेस्टर के लिए इंडिया सिर्फ दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु है। उस ऐसे टाइम में जब आप इन्वेस्टर्स की मीट कराते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं, तो यूपी को वहां पर अपना प्लेस दिखाना, कि वहां पर जगह बनाना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? ये थोड़ा डिफिकल्ट था। आई विल टेल यू, देयर वाज वन इंसिडेंट वेयरइन आई पार्टिसिपेटेड इन अ स्पेस टेक इवेंट इन बेंगलुरु। इसरो की इवेंट थी और स्टार्टअप्स के संबंध में थी। जब मैं वहां पे गया और मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करा, लोगों को बताया नेटवर्किंग टी के दौरान, तो लोग काफी सरप्राइज थे कि व्हाट यूपी इज डूइंग हियर, व्हिच सर्टेनली आई डिड नॉट लाइक। लोगों ने पूछ लिया कि मतलब यूपी यहाँ क्या कर रहा है, स्पेस टेक में आपका क्या काम है? Exactly. तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं यूपी को स्पेस टेक में लाके कुछ करूंगा। I came back and then I introduced this concept of Center of Excellence having COE in Space Tech. और अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, but there is a prominent company which is into satellite manufacturing. उसके 2 MOU साइन करवाया मैंने during Global Investor Summit. Okay. और they are going to establish 2 satellite manufacturing plants worth 3,500 CR in the defense corridor, और वो satellite manufacturing करेंगे। So that was my first win, which gave me little bit of satisfaction कि चलो ये तो बना। अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एनविसाज कर रहा हूँ जहां पे आई एम ट्राइंग टू पुल टुगेदर सम स्टेक होल्डर्स, और उसका भी क्रियान्वयन अगले 5 से 6 महीनों में मैं करना चाहता हूँ। इन द मीन टाइम वी हैव आल्सो सपोर्टेड कपल ऑफ स्टार्टअप्स एंड देयर आर 2 स्टार्टअप्स प्रोमिनेंटली, एक अब्यूम स्पेस है और एक स्पेस फिलिप फ्रॉम आईआईटी कानपुर। दे बोथ आर वर्किंग ऑन रीयूजेबल रॉकेट्स, लॉन्च व्हीकल्स बेसिकली। तो अच्छी सारी स्टोरीज निकल के आ रही हैं। बट यूपी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यूपी को एस्टैब्लिश करने में थोड़ी दिक्कत हुई हमारे को। बट आज की डेट में ऑल आई कैन से प्राउडली दैट यूपी हैज अ वेरी प्रोमिनेंट नेम across the country. Everyone knows about starting UP brand. Everyone knows what we are doing. और जैसे मैंने कहा, हम चौथे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो चुके हैं and soon we are going to surpass everyone by the sheer numbers which we have, whether it is the count of incubators, count of startups. लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि स्टार्टिंग यूपी 1.2 का फेज खत्म हो गया है, जहां पे वी वर इन्फ्यूजिंग क्वांटिटी। मेरा ख्याल है कि क्वांटिटी अब बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अब इतनी टेंशन नहीं है क्वांटिटी को लेके। नाउ वी हैव started working on the quality of startups. So as far as quality is concerned, अभी पिछले हफ्ते हमने पहला acceleration program किया था here in MySpace on the same stage I conducted, wherein we had a very close group of around 25-30 startups, and we spoke about how to strengthen your pitch deck, how to reach out to large investors for funding, and what do they actually look for in your pitch decks. तो हमारे जो startups हैं उनकी quality में थोड़ा सा अभी इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट आई थिंक
in terms of accessing the funding, that needs to be strengthened a little bit more. But ऐसा नहीं है कि हमारे स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती है। मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ। स्टार्टअप इंडिया का जो फंड ऑफ फंड्स है भारत सरकार का 10,000 करोड़ का, उसमें लगभग 350 करोड़ की फंडिंग यूपी स्टार्टअप्स को हुई है। And there are around 40 startups. ये एक क्लैपिंग वाली बात है अपने स्टार्टअप के लिए। Around 40 startups who have got around 375 crore funding and they all are UP based. Okay. तो अगर 400 करोड़ की फंडिंग स्टार्टअप्स को हो रही है, it is being distributed among 40 startups. So effectively तो सब 10 करोड़ तो कम से कम सबको मिल ही गया ना on an average. तो 10 करोड़ is a decent amount which must be, या 100 करोड़ का वैल्यूएशन तो मान के चलो bare minimum, इससे नीचे तो नहीं होगा। तो चूंकि हमारे पास नंबर्स हैं, अगर हम नंबर्स इंफ्यूज कर रहे हैं, आप समझो कि मैं आपको नंबर दूसरा प्रूव करता हूं कि लार्जली भी से कि 10% स्टार्टअप्स ओनली सक्सीड। तो अगर हमारे पास 1 लाख स्टार्टअप होंगे तो 10,000 तो सक्सेसफुल बनाएंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। तो नंबर्स इंफ्यूज कर रहे हैं और मतलब 10% की थ्योरी जो करते हैं बिल्कुल अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। सर दोबारा से एक तरह से एक डिस्कशन को हम वापस लाना चाहेंगे, जो स्टार्टअप का जो फंडिंग वाला जो क्राइटेरिया था, स्टार्टअप जो इनिशिएट करता है, मैं ये बोलूंगा स्टार्टअप क्या, मैं बोलता हूँ फाउंडर ही बोलता हूँ, स्टार्टअप वहां डिसाइड करेंगे, वहां डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। तो फाउंडर जो कंपनी का है, वो चाहे वो प्रॉपर्टर्स का हो, वो सब में बनते हैं। बिल्कुल। क्या आपने कभी ऐसी कैटेगरी आप फील करते हैं कि कुछ फाउंडर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप इसलिए करना चाह रहे हैं कि फंड्स आए या ग्रांट्स आए? ऐसे भी फील जब आता है, आप समझ जाते हैं, तो कैसे डील करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स को ऐसे फाउंडर के साथ में? नहीं सी, डील डिस्करेज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, exactly. हम तो हाँ, तो हम गवर्नमेंट में है, डिस्करेज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैं ऐसे किसी भी फोरम को या मंच को मिस नहीं करता जहां पे मैं थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता हूँ स्टार्टअप्स का एंड फाउंडर्स का। एंड आई डोंट ब्लाइंडली सपोर्ट एवरी स्टार्टअप एंड देयर आइडियाज। तो मैं उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, इफ somebody is trying to manipulate the system, then obviously it get the evaluation committee which is chaired by an honorable member and there are a lot of important people holding portfolios, they are part of it, so they get to know कि who has right intentions and who does not. तो as a government जो हमारा इंसेंटिव का जो डिसबर्सल मैकेनिज्म है या जो इवैल्यूएशन मैकेनिज्म है, उसमें हमें पता तो चल ही जाता है कि हु इज द राइट कैंडिडेट एंड हु इज नॉट। बट एज फार एज अदर ग्रांट्स आर कंसर्न्ड, अदर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजें कुछ कर रहे होंगे, कभी दिख जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि बहुत सारा, मतलब 99% पीपल आर जेन्युइन, दैट इज व्हाट आई फील। सो बैड फिशर्स आर प्रोबेबली 1% और इवन लेसर देन दैट। 99% पीपल आर जेन्युइन, दे आर गिविंग अ शेयर ऑफ देयर लाइफ to the startup idea and they are passionate about it. So I am yet to meet people who are completely just after the grant, because वो ग्रांट लेने में भी बहुत मुश्किल है। कोई भी ग्रांट इतनी आसानी से मिलती नहीं है, सरकार की ग्रांट है तो हम इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के रखते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि वो बिल्कुल ही मैनिपुलेट करके कर लेगा तो लक की बात हो सकती है, बट अदरवाइज ये पॉसिबल तो नहीं लगता मुझे। ओके, सर थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ब्लंट में सवाल हो सकता है और मैं जवाब भी मैं आपसे वैसे ही चाहूंगा। हम लोग पिछले यूपी में शायद पिछले 4-5 महीने से ऐसे बहुत से इवेंट्स देख रहे हैं, नाम अपने बोला ये बोला, तो पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप टाइम कॉन्स्टेंट बहुत है ऑलरेडी। जब ये इवेंट होते हैं तो क्या जस्टिफाई करते हैं स्टार्टअप के साथ में जिस मोटिव को लेकर के, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर बनाए जाते हैं? ये इवेंट्स में नाम नहीं बोलूंगा अपना, नहीं बिल्कुल, हाँ, बट वो इवेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप को लेकर के उनको केंद्र में रख करके बनाए जाते हैं, क्या हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं उन सारे इवेंट्स को? मे बी नॉट, बोथ केसेस आर देयर। तो मतलब इसका आंसर बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा ग्रे एरिया है जी। इसमें दो बातें हैं। जैसे जो इवेंट्स होती हैं, तो एक तो हमारा जो मेन गोल है वो एक आउटरीच बढ़ाना है। तो कोई भी इवेंट होती है जिसमें 100, 200, 500 स्टार्टअप्स आते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा हमेशा ही मीट हो जाता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर गेट टू मीट विद ईच अदर, तो एक नेटवर्किंग हो जाती है। जो स्टार्टअप्स आते हैं दे कैन आल्सो ब्रेनस्टॉर्म, दे कैन डू सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज एक क्रिएट होती है। हाउएवर सम इवेंट्स मे बी काइंड ऑफ अ मोनोलॉग, जिसमें स्टेज पे बैठ करके कुछ लोग अपनी बातें कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, फिर
उसका कोई रियल आउटकम हो सकता है, ना हो, बहुत प्रैक्टिकल आउटकम ना हो, बट मैं उनको इस कैटेगरी में डालना चाहूंगा कि वो एक आउटरीच के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ तो वो भी इवेंट कर रही है। लेकिन मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल अग्री करता हूं कि अब जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टार्टिंग यूपी 1.0 वर्सेस 2.0, तो एक जो 2.0 की जो अब हम बात कर रहे हैं उसमें दिस इज द होल आइडिया, टू हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस एंड टू हैव मीनिंगफुल मेंटोरशिप फॉर द स्टार्टअप्स। तो ऐसा ना हो कि हम इवेंट्स में बैठे हुए हैं, दो चार लोग बातें कर रहे हैं और कुछ पैनल डिस्कशंस हो गए, खाया पिया और चले गए और कोई राइट आउटकम नहीं आया। बिकॉज there is one thing which I have observed lately in last one year probably, there is an event fatigue which is happening amongst co-founders. अब जब हम लोगों को पहले बुलाते थे इवेंट्स के लिए कि आप ये इवेंट कर रहे हैं प्लीज कम ओवर, तो पीपल वर एक्साइटेड टू कम एंड पार्टिसिपेट। अभी देयर इज अ फटीग, पीपल डोंट वांट टू कम बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम एंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। और ये सवाल आपका बहुत ही वैलिड है उस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर हमने उनको रियल वैल्यू देना नहीं शुरू करा तो ये फटीग और सेट इन होता जाएगा और लोग थोड़े से डिसइंटरेस्टेड होंगे एंड क्राउड जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन केसेस में। तब टाइम पे जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे का पॉलिसी हम नहीं पहुंचा, लोग आएंगे नहीं तो पॉलिसी पहुंचा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब मशरूमिंग जो हम लोग है, आई थिंक उसको थोड़ा सा हम अगर कहीं कंट्रोल करते हैं तो आई थिंक वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली हम सॉल्व कर पाएंगे और इवेंट्स को और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पर्पसफुल दे पाएंगे इनको। बिल्कुल। तो इसमें ये चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 4-5 सालों में जो एक ट्रेंड रहा है अक्रॉस द कंट्री विद मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वी हैव जस्ट वन स्टार्टअप पॉलिसी व्हिच इज सेक्टर एग्नोस्टिक। इसका मतलब कि एक पॉलिसी बनाई है जो हर सेक्टर के स्टार्टअप को डील करती है। अभी क्या हो रहा है कि these policies are proving to be inadequate in terms of managing the problem of specific sectoral startups. For example, जैसे मैंने स्पेस की बात करी, स्पेस का कोई भी स्टार्टअप आता है उसको मतलब 2-4 करोड़ तो मिनिमम फंडिंग चाहिए, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा लॉन्च व्हीकल बना रहा है उसको टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए, उसको बहुत सारा नो हाउ चाहिए, एक्सेस टू प्रोफेसर्स चाहिए, एक्सेस टू इकोसिस्टम चाहिए, व्हाट नॉट। तो उसकी रिक्वायरमेंट वर्सेस एक पर्सन जो कोई ई कॉमर्स का पोर्टल बना रहा है और उस पर कुछ वो एग्रीगेशन करके कोई लोकल क्राफ्ट को बेचना चाहता है या किसी पर्टिकुलर यूनिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है, दोनों में बहुत अंतर है। उसके लिए शायद 5-7 लाख रुपए में एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, एक बैकएंड ऐप तैयार हो जाएगा, ये सब चीजें संभव है, लेकिन एक स्पेस टेक के स्टार्टअप के लिए नहीं संभव है। अगर हम किसी हार्डवेयर स्टार्टअप्स की बात करेंगे, कोई फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्टार्टअप व्हिच वाज वर्किंग ऑन अ फार्मूला 1 कार और वो हमारे पास 7.5 लाख रुपए लेने आया था। तो पहला क्वेश्चन ही ये था कि 7.5 लाख रुपए की हमारी ग्रांट से तुम करोगे क्या, है ना? तो हो सकता है इसका स्टीयरिंग बन जाए, हो सकता है भैया आ जाए, वरना इसका मतलब इसका यूज क्या है। तो ही सेड कि सर इसमें हम रिसर्च कर लेंगे थोड़ी और ये चीजें कुछ सर्टिफिकेशन करवा लेंगे। सो दैट इज द रियलिटी, व्हिच मींस कि माय ग्रांट इज प्रूविंग टू बी हेल्पफुल for a particular group of startups. Not all startups are getting benefited in an equal terms. This is their requirement. तो अभी एक ट्रेंड आ रहा है कि सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार्टअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से सेक्टर का स्टार्टअप है उसके लिए सेक्टोरल स्कीम्स बनाई जाए। और सिमिलरली जो इवेंट्स है मैं उनको भी उसी से जोड़ रहा हूं कि जो इवेंट्स हैं दे शुड आल्सो बी सेक्टर स्पेसिफिक। अभी जेनरिक इवेंट्स का टाइम चला गया है, तो ये मेरा मैसेज है टू ऑल दोज हु आर द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड इंक्लूडिंग इंक्यूबेटर्स एंड माई सेल्फ कि अभी वी शुड हैव सेक्टर स्पेसिफिक इवेंट्स। कि अगर एग्रीटेक की मुझे इवेंट करनी है तो फिर एग्री के ही उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आए तो बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसमें कुछ सप्लायर्स भी आ सकते हैं, वेंडर्स आ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आ सकते हैं, प्रोफेसर्स आ सकते हैं, रिसर्चर्स आ सकते हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन होगा, स्टार्टअप्स वुड सर्टेनली गेट टू मीट देम, एक्सचेंज नंबर्स, एक्सचेंज आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। तो इवेंट्स को हमें मीनिंगफुल बनाने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक भी बनाना चाहिए और हमें उनका आउटकम जरूर डिसाइड करना चाहिए कि हु इज what is the audience and what do they want. ऐसे वो सेलर परचेजर को मैं और कॉम्प्लीमेंट करूंगा सर, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो वहां कंसल्टिंग करते हैं कि 4 दिन के इवेंट में 1500 या से उससे ऊपर कुछ स्टार्टअप वहां पर आए हुए थे और वो जो लोग थे वो कहते हैं मैं सब पर रीच भी नहीं कर पाया।
कि 2 हॉल रह गया, 1 हॉल रह गया, मुझे पता नहीं लगा कि मैं तो उस हॉल में पहुंच ही नहीं पाया, 4 दिन से मैं चलता रहा। तो वो एक रीजन है जिससे कि वो चाहता है रीच करना। तो बहुत बड़े इवेंट्स ऐसे छोटे इवेंट्स जैसे आपने बोला कि उसको कस्टमाइज करके और उसको एक इंडस्ट्री फोकस करके बनाते हैं, तो मोर ऑब्जेक्टिव। आई थिंक वो नोटिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी पहले इस प्रॉब्लम को। सर एक बहुत बड़ा मिथ, और स्टार्टअप आज के डेट में इसको सुन करके बहुत ही ग्लैमराइज हो रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा था आपका वो एक कहीं पे आपने एक आर्टिकल डाला हुआ था, और मुझे तब बहुत अच्छा लगा था, वो आपने बोला था यूनिकॉर्न। अब समझ के मेरा क्वेश्चन क्या है, यूनिकॉर्न है क्या एक्चुअली में, यानी है क्या मतलब पता है सबको कि वो वैल्यूएशन हो गई। एक्चुअल में ये यूनिकॉर्न जो दौड़ है, जैसे मैं कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें एक अलग पार्ट है जहां पे मेरा रिसर्च है, तो वहां तो ये दौड़ होती नहीं है, वहां पहले सोशल कॉज होते हैं। तो एक्चुअल में जो यूनिकॉर्न की जो दौड़ है वो कैसी होनी चाहिए, और कितनी वो मतलब ऑब्जेक्टिवली कुछ है भी उसमें कि नहीं? मेरे ख्याल से यूनिकॉर्न की दौड़ तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आप कर्म की करते जाइए और फल की चिंता मत करिए। तो यूनिकॉर्न एक बहुत बड़ा फल है जो बहुत दूर है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, सो मेनी फैक्टर्स which are external and beyond your control. You can't really control them. तो अगर आप यूनिकॉर्न को चेज करेंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स, अगर आप स्टार्टअप जर्नीज भी पढ़ेंगे तो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स गॉट क्लोज्ड आफ्टर हैविंग अ डिसेंट स्टार्ट ओनली बिकॉज दे वांटेड टू बिकम यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न है क्या? यूनिकॉर्न इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन। अब ये स्पाइरल है, एक तरीके की विशियस साइकिल है जो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं तो आप वैल्यूएशन चेज करते हैं, फिर आप पैसा लेते हैं इन्वेस्टर से, खूब सारा पैसा उठाते हैं, मिलियंस उठाते हैं, और ये एक तरीके का एनर्जी बूस्टर है कि आपका मीडिया में नाम आ जाता है कि फलाने को फलाना $1 मिलियन की फंडिंग मिल गई। नाउ दे ऑल आर एक्साइटेड एंड नाउ यू आर चेजिंग द स्केलेबिलिटी, बिजनेस एक्सपेंशन विदाउट नोइंग वेदर योर प्रोसेसेस आर एबल टू मैनेज द ऑपरेशंस, क्योंकि इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। बिजनेस बनाने में पहले 30 साल 40 साल लगते थे। जो भी एक डिसेंट बिजनेस बनाता था, आप जो भी बिजनेसेस आज की डेट में देखते हैं जिनका नाम आप जानते हैं, उसके पीछे 40-50 सालों की मेहनत होती थी। स्टार्टअप के पूरे कॉन्सेप्ट ने और फंडिंग ने इस पूरे पीरियड को ला करके कुछ 4-5 सालों में समेट दिया। अब अगर किसी चीज को अब अननेचुरली बूस्ट करके, एनर्जी बूस्टर लगा करके, मनी इज द एनर्जी बूस्टर, कोई 5 साल के बच्चे को आप हार्मोन चढ़ा के उसको वो बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो साइड इफेक्ट आ जाएगा। दैट इज द साइड इफेक्ट व्हिच द मोस्ट ऑफ द startups which are chasing unicorn status are having, and which is why वो जो कहते हैं ना एक वैली ऑफ डेथ, वहां पे जो स्टार्टअप्स की डेथ हो रही है उसकी वजह से हो रही है। तो मेरा अपना कहना है कि पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप के ऑब्जेक्टिव्स 2 ही होते हैं, और या तो आप उसको वैल्यूएशन को चेज करना चाहते हो या फिर प्रॉफिटेबल पैसा बनाना चाहते हो। अब इसमें अगर आप वैल्यू, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बोथ द अप्रोचेस, यू हैव टू चूज योर अप्रोच, बट अगर आप वैल्यूएशन को चेज कर रहे हैं तो बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ शॉक इन योर लाइफ साइकिल, क्योंकि कहीं भी पैसा मिलना, आपने बहुत सारा पैसा उठा लिया, पहला राउंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे में पैसा नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, यू वर अनेबल टू परफॉर्म ऑन योर केपीआईज, मार्केट हैज गॉन डाउन। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3 साल पहले तक ब्लॉकचेन का बहुत हल्ला था। एवरीवन ऐसा लग रहा था ब्लॉकचेन आ गया, अब तो दुनिया बदल गई। फिर सडनली अभी क्या हो गया, ब्लॉकचेन की बात खत्म हो गई, अब सब एआई की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एआई के सिवा और कुछ है ही नहीं दुनिया में, बस यही चलेगा। तो ये जो ट्रेंड सेटिंग होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सडनली समथिंग विल चेंज, जिसको मेगा ट्रेंड्स कहते हैं। सब मेगा ट्रेंड्स विल कम। कोविड आ गया, आपका टेक्नोलॉजी बूम चल रहा था वो खत्म हो गया, कहीं कुछ some big changes happened in the ecosystem, and suddenly your entire business idea and its foundation itself is rendered useless. What do you do? So मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के chasing profitability is always helpful than chasing unicorn status. Okay, तो अभी सर अभी जो बात बोला, मुझे उसी में से रैपिड फायर के आंसर चाहिए इसमें कि ट्रेंड जो चलता है, पहले वो आया क्या ब्लॉकचेन, पर एआई आ गया, और अभी विचार भी आ जाएगा आगे से। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये स्टार्टअप के साथ मैं देखता हूँ कि बहुत, मैं रूट लेवल पे काम करता हूँ कि उसका कोई फ्रेंड या कोई जानने वाला आज वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट कर रहा है, आज इससे मिला, आज ये वैल्यू मिल गई, और जो आराम से गजबी चल रहा है वो अपनी बेसिक चीजें ठीक कर रहा है। और ये जो आपने कहा ना एआई सब
फटाक से वो मूव कराता है, टेन चेंज कराता है, तो वो उस टाइम पेशेंस खो देते हैं कि मैं बहुत स्लो हूँ। तो ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हर चीज को बहुत ही ग्लैमराइज करके दिखाते हैं, वो भी था कि पहले एक था प्लेटफॉर्म, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उस पर भी वो चीजें शुरू हो गई हैं। तो ऐसे टाइम में जो कि नए बच्चे हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कैसे संभालें अपने आप को, कैसे कंट्रोल करें कि नहीं ये इतना मतलब उससे मतलब कि अपने आप को सोचते कि डिग्रेड हो रहे हैं मुझसे, इनसिक्योर फील करते कभी कभी, ये होता है सर। नहीं नहीं बिल्कुल होता है। हाँ, तो ये आपको क्या लगता है कि ये कैसे इनको हैंडल करना चाहिए या तो मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो वही होता है, रह गया। बिल्कुल। तो ये कैसे इसको कर सकते हैं? मेरे ख्याल से देखिए ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। दीज थिंग्स विल ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट। मार्केट अपने हिसाब से बिहेव करती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट में सोशल मीडिया आएगा, ट्रेंड्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड था तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि हमने कोविड से रिलेटेड कुछ बनाया है एंड दे बेस देयर एंटायर आइडिया ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। किसी ने कहा मैं सैनिटाइजर ऐसे तरीके से बनाऊंगा, किसी ने कहा मैं कोई सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन बनाऊंगा, कुछ बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। पर मुझे पहले दिन से पता था कि कोविड इज नॉट गोइंग टू स्टे, सूनर और लेटर इट विल डाई डाउन। मतलब ये फेनोमेना है ना, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। 1 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, बट खत्म तो हो ही जाएगा। एक बीमारी जो चली जानी है, राइट? तो जिस दिन बीमारी चली जाएगी उस दिन आप भी चले जाओगे। तो पहले दिन डिसाइडिंग टू हैव अ बिजनेस ऑन अ फैड, व्हाट आई कॉल, और अ ट्रेंड इन द मार्केट which also can be considered a phenomena for a while is absolutely not advisable. आप ऐसा कुछ करोगे तो you are setting yourself up for a failure. तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि आप किसी ट्रेंड के पीछे भाग जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एआई की मैंने बात करी, एआई इज द मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड इन टुडेज टाइम। हमारे जमाने में हम जिस चीज को ऑटोमेशन कहते थे, हर बच्चे उसको एआई कहते हुए घूम रहे हैं कि सर एआई एमएल है। अभी पूछो एमएल कैसे है, उसमें मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, तो कहेंगे मैंने ये कर दिया, कर मैं भाई ये तो ऑटोमेशन होता था, मैं तो इसको एक्सेस में कर लेता था, एक छोटी ओरेकल की क्वेरी बना देते थे, एक छोटा टूल बना देते थे, यही सब तो करते थे हम पहले। जो आईटी के लोग हैं समझेंगे मेरी बात को। तो हम जो ऑटोमेशन से कर लेते थे कि एक सेट ऑफ टास्क to be performed automatically overnight by picking up data from one folder and then putting out some outcome in the another folder, तो वो AIML कहां से हो गया? तो मोस्ट अब्यूज वर्ड है, क्योंकि nobody wants to get into the depth of AIML कि what does it really mean। AIML का आज की डेट में तो मेरे ख्याल से उसका रेलिवेंट आपको स्किल सेट भी मिलना बड़ा मुश्किल है। इफ यू वांट टू हायर पीपल who really know about AIML and can do development, it's not readily available। तो एज अ स्टार्टअप आप कितना ही क्लेम कर सकते हो? तो अगर आप अपने आप को इस गलतफहमी में रखते हो, बुलावे में रखते हो कि मैं एआई स्टार्टअप हूं, तो you'll be disappointed when you access these funding agencies and look for funding or look for validation of your even idea। तो कोई ना कोई तो मिरर दिखाएगा ना आपको। ओके सर, अब इसको मैंने एक सेगमेंट बनाया है रैपिड फायर वाला, जिससे कि वर्ड्स वही है, बस क्या है कि भाषा हमारी इजी हो जाएगी, तो सेकंड टीयर 2 टीयर 3 के जो बच्चे हैं उनको समझने में इजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनके लिए लगता है कि जो बिजनेस है ये सब मेट्रो सिटीज के लिए, ये जैसे इन्वेस्टर भी ये सोच रहे थे जो पहले बताया ये, और ये वहां की जनरेशन का भी यही प्रॉब्लम है, यार ये मेरे लिए नहीं है, हम तो उनके जॉब कर लेंगे, जो वो शुरू करेंगे। तो अभी बात हम लोग हो रही वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर उसको डिफाइन करना चाहें कि ये वैल्यूएशन का खेल और प्रॉफिटेबिलिटी का शॉर्ट में, जैसे कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात मिल जाए बच्चों को। प्रॉफिटेबिलिटी में सीधी सी बात है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, एक्स वैल्यू पे प्रोडक्ट बनेगा, वाई वैल्यू पे बेचा जाएगा, बीच में मार्जिन होगा, और वो जो मार्जिन है वो एक लाइफलाइन है आपके बिजनेस के लिए। और बूटस्ट्रैपिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है वो वही होता है कि आपने कुछ पैसे लगा लिए अपने या अपने पिताजी के, लेकिन उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट या मार्जिन पर बेचना शुरू करा, तो जो पैसा इन्फ्यूज हो रहा है बिजनेस में वो बिजनेस को जिंदा रखने में कारगर है। सरप्लस अमाउंट, जो वैल्यूएशन है वहां पर आप सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे अंधी दौड़ भगाए चले जा रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया यही चल रहा है। अब वो धंधा कब बंद हो जाएगा, कितना चलेगा, कौन बाइंग करेगा, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड पीपल कि अगर वो आपको मदद कर देंगे, पैसा आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन फिर वो पैसा बार बार रेज करना पड़ेगा क्योंकि फायदा तो है ही नहीं बिजनेस में, तो आप खर्चे ही करते जा रहे हैं। जब बूटस्ट्रैपिंग का लास्ट में मेरा एक अच्छे गेस्ट ने बहुत अच्छी मीनिंग बताई सर कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, अपना फीता अपने हाथ से बांधना, जूते का फीता अपने हाथ से बांधना। तो बूटस्ट्रैप और अर्ली फंडिंग अलग चीज, ये एक चीज। बिल्कुल।
तो मेरे ख्याल से तो बूटस्ट्रैपिंग हमेशा, मैं फंडिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता, एंड आई डिस्पाइज फंडिंग एट द अर्ली स्टेज। दिस इज माई, आई मे बी रॉन्ग बट दिस माई पर्सनल व्यू कि शुरू में आपको फंडिंग नहीं उठानी चाहिए, बूटस्ट्रैपिंग से काम करिए। बूटस्ट्रैपिंग पिताजी से पैसे ले लीजिए या खुद अपने बिजनेस में धंधे में पैसा जनरेट करिए, बट ट्राई टू मेक इट वर्क। क्योंकि उससे अगर आपने अपना पैसा जनरेट करा कितना भी मिनिमल हो, बट दैट विल ऑल्सो हेल्प यू एज अ फाउंडर कि मेरा जो आइडिया है दैट इज वैलिडेटेड इन द मार्केट एंड आई एम एबल टू जनरेट सम ट्रैक्शन, सम मनी आउट ऑफ इट। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और जब आप किसी के पास जाते हो तो यू हैव द राइट मेट्रिक्स टू शोकेस कि हाँ जी मैंने ट्रैक्शन लिया है, इतना पैसा आया है, इतने कस्टमर्स आए हैं, तो वो अच्छा ही है। बिजनेस तो बिजनेस ही है अल्टीमेटली। तो सर अब आपका जो लाइफ है ना, वहां से टेलीकम्युनिकेशन से फिर वो आप आईटी फील्ड में, आईटी फील्ड से एडवाइजरी के बाद में आप स्टार्टअप सिस्टम पे आ गए। उस एक्सपीरियंस को यूज करके छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो आपका लगता है कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो है स्टार्टअप के लिए वो क्या है? आई थिंक स्टार्टअप का सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमारे पास एक आइडिया है। दो तीन मिथ है, बट एक ये है कि मेरा आइडिया बहुत यूनिक है, ये सबसे बड़ा मिथ है। और दूसरा बड़ा मिथ ये है कि मेरा आइडिया बहुत यूनिक है इसलिए वो चोरी भी हो सकता है, तो मैं किसी को बताऊंगा। तो जिसको भी लगता है कि मेरा आइडिया बहुत यूनिक है तो प्लीज जितने भी आइडिया सक्सेसफुल हैं दुनिया में आप उसको चोरी कर लो अगर आप कर सकते हो। तो द बिगेस्ट मिथ इज दैट इफ द आइडिया इज यूनिक देन आई एम गोइंग टू हैव अ सक्सेस। Absolutely false. The beat is in the execution. Idea has no value without execution. तो आइडिया कितना भी अच्छा हो, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। आज ओला उबर एक सक्सेसफुल मॉडल है। Who stops you from replicating that? आपने अपनी मेहनत ऐसी कम कर ली, तो दिमाग नहीं लगाना ना आइडिया में, आप रेप्लिकेट कर लो, एग्जीक्यूशन उनसे बेटर कर दो। और आ रही है टैक्सीज, आ रहे हैं ऐसे एप्स, ऐसे बिजनेसेस जो उनको कंपटीशन देंगे। आज नहीं आगे भी, अगले 5 साल बाद भी नई कंपनियां आएंगी जो उनको कंपटीशन देंगे। तो आइडिया इज ओवररेटेड, द नीड इज इन द एग्जीक्यूशन, दैट इज द बिगेस्ट मिथ। अच्छा, तो सर अब बिल्कुल 2-3 मिनट बिल्कुल इसको फाइनलाइज क्वेश्चन पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन मन तो नहीं कर रहा, लग रहा है कि बहुत सही डिस्कशन जा रहा है। एक्चुअली जो अभी आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ आपसे, प्रोफेशनली नहीं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आपका विश क्या है कि कहाँ तक पहुंचना चाहिए और क्या होना चाहिए? मतलब एज ए मिस्टर अभिषेक तिवारी जी, नॉट मैं आपका डिसीजन हरा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरी तो विश ये है कि आई वांट टू सी एज मेनी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट। मैं यूनिकॉर्न के फंडे में बिलीव ही नहीं करता। मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन किसी एक कंपनी के पास हो जाए, किसी एक व्यक्ति के पास हो जाए तो उससे बहुत फायदा नहीं होता। डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन का। एंड as we have more and more startups coming into the mainstream and they become successful, तो not just because हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो कोई 1, 2, 5, 10 यूनिकॉर्न नहीं बना सकते हैं $1 ट्रिलियन। हमें एक पूरा रेवोल्यूशन चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, जो गांव से कस्बों से आएगा। दूसरा, हमारा स्टेट बहुत बड़ा है और हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारी नीड्स बहुत ज्यादा है। आप बेंगलोर में होते हो, कर्नाटका में होते हो, यू हैव एक्सेस टू 5 करोड़ पीपल। You are in UP, you have access to 25 crore people within one GST regime, which means आपको स्टेट के बाहर भी नहीं जाना, आपको एक्सपोर्ट भी नहीं करना। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है और हमारे पास हमारी नीड्स बहुत अलग अलग है, बहुत यूनिक है, रीजनल नीड्स भी है। बुंदेलखंड की आवश्यकताएं अलग है, पूर्वांचल की अलग है। आपको कहीं नहीं जाना, आप जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह पे आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। इवन इफ यू आर एबल टू होल्ड योर मार्केट इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ करोड़। तो वो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ओके, अब सर आप भी जैसे आपने कहा कि आप ट्रेंड है, तो ट्रेंड कह सकते हैं या फिर बोलते हैं कि अपकमिंग एरियाज हैं जहां पर डेवलप हो सकता है एज पर योर कंसर्न या एज पर योर फील की। अब लग रहा है जैसे एडिटेक बहुत आगे जा रहा है, मेडटेक, हेल्थ टेक में बहुत काम करे, ऐसे और कोई ऐसे एरियाज ऐड करना चाहेंगे? तो अपने साथ नॉर्थन तो आपने बताया मेरे को, हाँ वो तो खैर इंक्यूबेटर के पर्सपेक्टिव हो गया कि ऐसे कौन से एरियाज हो सकते हैं जहां पर लगता है कि एक हम लोग वहां पर एक्सप्लोर करना चाहिए अब स्टार्टअप्स। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने कहा कि यूपी में अभी तक जो स्टार्टअप का रेवोल्यूशन रहा है, इट इज नॉट सो मच कंपेरेबल विद द काइंड ऑफ इकोसिस्टम वी हैव इन बेंगलुरु और मुंबई। वहां पे टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हुआ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी पे इतना काम हुआ नहीं है। बेंगलुरु मॉडल तो एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम, और हमारे पास जितने स्टार्टअप्स आते हैं ज्यादातर वो बिजनेस, उनको पता नहीं होता लेकिन वो बिजनेस मॉडल इनोवेशन के होते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन का स्टार्टअप बहुत कम मिलता है यूपी में, जो कि मुझे लगता है ठीक भी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी इतनी नीड्स है, तो अगर आप बिजनेस मॉडल इनोवेशन पे लाते हो फैंटास्टिक, यू गॉट अ होम ग्रोन मार्केट।
लेकिन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको किनारे नहीं करा जा सकता। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है वो आने वाला समय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इन्फ्यूजिंग दैट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड गेटिंग रेडी टू यूज दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बिल्कुल सीयूई से हट के एक बात बताता हूँ, मैंने 2021 में डेटा सेंटर पॉलिसी बनाई थी। डेटा सेंटर पॉलिसी में बेसिकली हम डेटा सेंटर्स देखते थे कि डेटा सेंटर्स पूरी इंडिया में लग रहे थे उस समय, कहीं कहीं पर कुछ काम हो रहा था। जब हमने उसको रिसर्च किया तो हमें पता चला कि इंडिया दुनिया का 20% डेटा जनरेट करता है, क्योंकि हम इंटरनेट के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। तो दुनिया में जो डेटा जनरेट होता है उसका 20% हम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2% स्टोर कर पाते हैं। 18% हमारा खुद का डेटा बाहर चला जाता है। कहां स्टोर होता है वो? सिंगापुर में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, एंड यू डोंट नो, और प्रोबब्ली इन यूरोप, बिकॉज वहां पे जीडीपीआर और बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। तो मैंने ये मुहिम उठाई कि मैं डेटा सेंटर की पॉलिसी लाके यूपी को डेटा सेंटर का हब बनाना चाहता हूं। मेरे पास इतना डेटा है, अगर 20% डेटा हम दुनिया का करते हैं तो यूपी भी तो 20% इंडिया का करता है। बिल्कुल। तो इतना डेटा हमारे पास है। तो वी स्टार्टेड दैट पॉलिसी विद अ टारगेट ऑफ 20,000 करोड़। हमने कहा हम $3 बिलियन इसमें लेके आएंगे, मॉडेस्ट टारगेट था। और डेटा सेंटर को हम मेगावाट्स में नापते हैं, तो हमने कहा कि हम 375 मेगावाट का हमने टारगेट रखा, 250 मेगावाट का टारगेट रखा, क्योंकि इंडिया की टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी 375 मेगावाट थी। भारत की जो टोटल कैपेसिटी थी, हमने बहुत उस पर डिस्कशन किया कि कितना रखें। तो ये था कि 50% रख लेते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा और बढ़ाते हैं, पर 250 कर दिया हमने। हमें था कि 5 सालों में हम पूरा करेंगे। टू आवर अटर सरप्राइज वी कंप्लीटेड दैट टारगेट इन जस्ट 1 ईयर। और हमने साइन अप किया 675 मेगावाट। जब हमने 675 मेगावाट के एमओयू साइन करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, और सिर्फ ये इंटेंट नहीं थे, दीज वर रियल डेटा सेंटर agreements which we signed and we issued letter of comfort। 675 मेगावाट का साइन करा, इंडिया की टोटल कैपेसिटी से ज्यादा। इसका मतलब हम इंडिया की कैपेसिटी डबल करने वाले थे जस्ट बाय हैविंग डेटा सेंटर्स। अब मैं इसको स्टार्टअप से कनेक्ट करता हूं। आई स्टिल फील कि डेटा सेंटर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका असली जो यूसेज है वो हमारे स्टार्टअप्स करेंगे, क्योंकि हमने क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बट अब क्लाउड का भी तो इस्तेमाल होना है। Exactly. तो नाउ आई एम लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स who would come forward, take advantage of this fantastic infrastructure being built within the state and create some innovative propositions and ideas around this. So cloud के startups, unfortunately हमारे startups और हमारे जो founders हैं उनको पढ़ने लिखने की आदत थोड़ी कम है। ये थोड़ा कड़वा गेन हो सकता है, लेकिन मैं जब फाउंडर से मिलता हूं तो उनको पढ़ने लिखने की आदत बहुत कम है। वो रिसर्च नहीं करते। 4 सवाल पूछ लो, हवा में घूम जाते। कितने दिन से काम कर रहे हो? 2 साल से काम कर रहे हो। भाई 2 साल में कुछ तो पढ़ा होता है अपने सेक्टर के बारे में। आइडिया लेके घूम रहे हो, ना कंपटीशन का पता है, ना प्रोडक्ट तो कुछ सोच लिया है, ना उसकी रेवेन्यू कैसे आएगी। तो एक रिसर्च जो होती है थोड़ी सी शैलो लगती है अप्रोच मुझे। रिसर्च पूरी नहीं है लोगों की, और धंधे जो है उस तरीके से आपको बढ़ाने की जरूरत है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे अगर आप थोड़ी रिसर्च करो, इफ यू पिक अप, एंड आई वांट आवर स्टार्टअप्स टू have a early bird advantage in picking up these emerging technologies, and they are going to be the future। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। थोड़ा लंबा आंसर था, बट इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो आई थॉट। नहीं, अच्छा था, बहुत ही मतलब कि एक इंफॉर्मेटिव भी है और इंसाइटफुल भी है। तो इसी से एक चीज मुझे एकदम से, जैसे आपने बोला कि रिसर्च नहीं करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ तो वहां पर प्रोप्राइटर से कुछ बैंक्स के डेटा बताते हैं। प्रोप्राइटर से फॉर्म है सर, लेकिन अकाउंट में कुछ करोड़ में अमाउंट है, और वो कहते भी हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट रिसर्च स्टडीज की, बट एक वर्ड होता है तो कि पढ़े नहीं है, दैट मीन्स उनको एक्सपीरियंस बहुत है। करेक्ट। वो हिंदी में बोलते कढ़े हुए हैं। हाँ। तो कोई ऐसा आप जो सोच रहे हो
कि इन लोगों को जितना एक्सपीरियंस है उतना शायद एक बड़े एमबीए को भी नहीं हो पाता है। जो बड़े मजे लोग होते हैं वो उसके करोड़ का बिजनेस बना नहीं पाते। बिल्कुल। और आप देखेंगे तो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। और मैं बता रहा हूँ अपने सिटीज की जहाँ रह रहे हैं, 100 करोड़ का बिजनेस और 200 करोड़ का बहुत ही आम बात होती है, बट क्या कि वो सही तरीके से सिंक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं शायद यूपी के फ्लैगशिप में जहां पर दोनों को कोलैब करें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। एंड आई थिंक ये विडंबना है कि अभी तक हमने एमएसएमई और स्टार्टअप को लिंक नहीं करा है, जबकि दोनों को लिंक करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि एमएसएमई स्टार्टअप कम्युनिटी से ज्यादा वैल्यू ऐड करता है इकोनॉमी को, लेकिन उनके पास जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो समस्या है उनके पास नहीं है। उनकी समस्या ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द स्केलेबिलिटी व्हिच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टार्टअप। स्केलेबिलिटी उनको समझ नहीं आती, क्योंकि जो एमएसएमई होता है वो अपना धंधा करने में व्यस्त है, उसके बाद कोई फ्रेश आइडियाज और ये सबके लिए वक्त भी नहीं है सोचने का, क्योंकि वो पैसा बना रहा है, दिन का इतना काम है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटली इस साल इतना हो गया, 20 करोड़ का धंधा हुआ, अगले साल 21 कर लेंगे, 22 कर लेंगे, ऐसे वो थोड़ा बहुत आगे पीछे, किसी दिन फिर 18 हो गया, तो दैट इज हाउ दे गो। बट व्हेन यू लुक एट द स्टार्टअप, दीज आर यंगस्टर्स brimming with fresh ideas. I think they can add a lot of value to MSME. So if there is a platform where MSMEs and startups can come together and collaborate, maybe they can form a new company wherein, if you look at MSME, they have sorted out the entire supply chain problem. They have sorted out, they understand how to hire people, how to fire people. They understand how to manage money. They know कहां से माल आता है, कहां मैन्युफैक्चर होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस है जिसपे स्टार्टअप मात खा जाता है, क्योंकि सारे बच्चे हैं, इनको वो मेच्योरिटी है नहीं, तो वो उसको फिगर आउट करने में बहुत दिन लगते हैं, और जब फिगर आउट होते हैं तो इतनी मेच्योर लोगों से डील कर रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही होती है, लेकिन उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं। तो इनके आइडियाज और उनके एक्सपीरियंस दोनों मिल जाएगा तो इट्स अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो व्हिच कैन बी क्रिएटेड। अभी तक इस पे बहुत काम हुआ नहीं है इंडिया में। आई होप कि someday somebody will do it. Okay. बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Okay. तो बहुत फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन होगा। तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर ले लें कि उसी फंड की बात करें, जो फंड्स उनके करंट अकाउंट में, मैं बोलता हूं कि कहीं सुना कहीं बोला भी कि अगर 1 लाख रुपए से ऊपर भी अगर फंड पड़ा है करंट अकाउंट में, दैट टाइम पे आप डेप्रिसिएट कर रहे हो अपने फंड को, अपनी वैल्यू को। बिल्कुल। तो वो जो फंड पड़े हैं उनके पास, उनको सिस्टमैटिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम पे लाने के लिए क्या इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं? मतलब हम लोग इसका स्टार्टअप पॉलिसी में ऐसा कुछ है कि उनको अवेयर करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी इन्वेस्टमेंट की वो पावर नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितने रिलेक्सेशन मिल जाते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जो इंक्यूबेशन के थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट दिया जा सकते हैं। बिल्कुल। तो एमएसएमईज की बात करो, एमएसएमई जो है, जो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको ऑर्गेनाइज बेस से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी वो एफडीज में डील कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। गोल्ड में डील कर रहे होते हैं। नहीं, इसमें मैंने कुछ एफर्ट्स किए थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सक्सेस अभी तक मुझे मिली नहीं। जो आप आई थिंक हमने इसमें 1-2 इवेंट्स करवाए थे, जिसमें बिकॉज वी अंडरस्टूड द पावर ऑफ high net worth individuals which are already available in the society in every district wherever go. There was a government की इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम, IPPS कहते थे, भारत सरकार की थी, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत घुमा हूँ, और वहां पे लार्जली हम HNIs को संपर्क करते थे और हम उनसे कहते थे कि आप ये कॉल सेंटर या बीपीओ यहाँ पर लगाओ। तो वहां पे जब हमने एंगेज किया तो हमने देखा कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ व्हिच इज सिटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स। वेल्थ बहुत है, पैसा बहुत है उनको। अब उस पैसे को अगर मैं स्टार्टअप्स की तरफ मोबिलाइज करना चाहूँ, अच्छा डिस्ट्रिक्ट्स में जो छोटे स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में जस्ट कमिंग अप, उनकी ज्यादा नीड नहीं होती, मतलब किसी को 5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए। नाउ दिस इज अ रिस्क कैपिटल व्हिच कैन बी सेट असाइड बाय दीज HNIs वेरी इजी। मतलब अगर वो पैसा डूब भी गया उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स अ स्मॉल अमाउंट फॉर देम। तो हमने एक इवेंट करी थी सेंसिटाइज करने के, 2-3 वर्कशॉप करे थे। एक तो मैंने कानपुर में करा था, दूसरा यहाँ लखनऊ में भी हमने किया था, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमने बुलाया था, और फिर हमने बरेली में भी करा था। तो इस तरीके से 3-4 इवेंट्स करी जहां पे हमने जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे या जो HNIs थे, लोकल पीपल, हमने उनको बुलाया एंड वी ट्राइड टू कन्विंस देम कि यू कैन ऑल्सो कंसिडर स्टार्टअप एज एन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास। कि आपने अभी तक बिल्डिंग्स में पैसा डाला, जमीनों में पैसा डाला, आपने फिर आगे बढ़कर के आपने म्यूचुअल फंड और इक्विटी भी अपनाया, तो स्टार्टअप क्यों नहीं? स्टार्टअप इज आल्सो एन एसेट क्लास, इमर्जिंग एसेट क्लास, एंड आप उसको मनी मेकिंग प्रपोजिशन मान लो या आप उसको सोशल एक चैरिटी मान लो। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 2-5 बच्चे हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और मैं उनको 2-2 लाख रुपए की
चैरिटी कर देता हूँ, उनको सपोर्ट कर देता हूँ, तो थोड़ा तो सेटिस्फैक्शन होगा ना। मैंने करोड़ों बनाया तो 2-5 लाख रुपए ऐसे भी जाने दो, डूब गए तो डूब गए, आ गए तो फिर वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली। So that is something which is still open, and I'm looking forward to people who can come on board and do these kind of events and create a sort of mass mobilization of HNIs across this. Because I was a part of the HNIs event that time. बिल्कुल। तो that is when मेरे के वो insight था कि उस पर भी और काम किया जा सकता है और ऑर्गेनाइज तरीके से। अब मैं थोड़ा सा ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट से पूछ लें, फिर मैं एक एंड नोट पे इसको एक डिस्कशन ओवर करना चाहूंगा। एनी क्वेश्चन? नो। तो सर अब एक लास्ट एक मैसेज दे दीजिए अपने इस फोरम पे अपने अथॉरिटी के साथ में, और अपील कुछ करना है तो कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए कि कैसे और इसको एनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, और कोई मैसेज हो आपको यहाँ पे। बिल्कुल। तो मेरा स्टार्टअप से यही आग्रह है कि आप लोग, पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज डू कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एज एन ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन। देयर इज प्लेंटी ऑफ सपोर्ट अवेलेबल फॉर यू एट वेरियस चैनल्स एंड फोरम्स, whether it is incubation centers, whether it is government, whether it is mentors, ये सब बहुत जरूरी है। और जो स्टार्टअप्स अभी अपना एस्टैब्लिश कर चुके हैं उनको मेरा एक सजेशन ये है कि प्लीज गेट ऑन बोर्ड अ मेंटर who you think can add value, because बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से, और उनको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली वो उनके पास है नहीं। मेंटर्स अनफॉर्चुनेटली इतने मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, बट इफ यू try you will find out certainly a mentor. There are a lot of people who are sitting in Mumbai, Delhi, Bangalore who are interested in contributing to the startup ecosystem of UP, and they could be good mentors out there. So please find a mentor and then have a focused approach for your startup. जितना फोकस रहेंगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। वेरी थैंक यू सर। अब मैं लास्ट आता हूँ इस शो पे। तो सर क्या आपका क्या परसेप्शन है जब आप देखते हैं शो को, कि क्या इनिशिएटिव हो सकता है, क्या इम्पैक्ट छोड़ सकता है, दे सकता है आगे यूथ को अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में? नहीं, स्टार्टअप सफर तो मुझे बहुत ही अच्छा, नाम बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप स्टार्टअप का सफर दिखा रहे हैं, उनकी जर्नी दिखा रहे हैं। तो वो जर्नी आज स्टार्टिंग यूपी के माध्यम से हम भी आपके साथ जुड़े, और जो भी मैसेज देना था वो हम इस चैनल के माध्यम से देता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस इनिशिएटिव को प्रमोट करें, इफ यू आर एबल टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर पीपल, कुछ मेंटर्स लेके आए, बट जैसा आपने बोला, मैं हमेशा चाहूंगा कि ये जो आपका इनिशिएटिव है इट शुड बी आउटकम ड्रिवन, कि कुछ ना कुछ आउटकम लोगों को मिल रहा है, सो दैट पीपल आर इंटरेस्टेड, कि दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ insightful, actionable input for their startups or for their entrepreneurial journey. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बेस्ट विशेस टू यू, एंड I'll be happy to come back again with a different kind of topics. Nice. And big word for us. तो और मैं बता दूं सर, आपके पहले तक का ये स्पेशल एडिशन क्यों बोल रहे हैं, स्पेशल एपिसोड क्यों बोल रहे हैं? जब ये शो शुरू किया गया था तो इस शो के पीछे कॉन्सेप्ट था दो। एक ये कि टीयर 2 टीयर 3 की जो यूथ है वो ये समझ नहीं रही थी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप या ये चीजें मेरे लिए हो सकती हैं। तो एक तो वो मुझे वहां पर उनको मैसेज कन्वे करना था इस शो के थ्रू। तो हम लोग ऐसे गेस्ट को सब ला रहे थे, और ये क्राइटेरिया आज भी है कि 30 ईयर से नीचे का और 1 करोड़ से ऊपर का हो। बहुत अच्छा है। तो उसका रीजन ये था कि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, शो में बोलता हूँ कि हम जो बच्चे 30 से नीचे, मतलब 20 की रेंज में, और आपने कहा कि जो कॉलेज वाले बच्चे वो 20 की रेंज में होते हैं, तो जब हम लोग होते हैं जनरेशन गैप नहीं था वहां पर, तो वो ये कनेक्ट कर पा रहे होते हैं कि अगर ये 2 साल 3 साल बड़ा हमसे है और ये 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, काम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो मैसेज बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से, तो वो मोटिवेशनल नहीं था, वो एग्जाम्पल होता था हम लोगों के लिए। तो उसी वे में एपिसोड तो आपका स्पेशल एडिशन में क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसको और रिलेवेंट बनाने के लिए, उस मैसेज को और रिलेवेंट बनाने के लिए, कि उस पॉलिसी एंगेजमेंट जो टी मेंबर्स हैं, आप जो बहुत बड़ा स्टार्टअप यूपी में बहुत बड़ा पिलर की तरह खड़े हुए हैं सबको सपोर्ट करने के लिए, और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी हर चीज को लेकर के। तो दिस इज द रीजन। तो अगेन I am paying a thank you to in the show Startup Suffer by Alok Pandey, with a prominent guest and a special guest for the special episode, Mr. Abhishek Tiwari sir. प्रोग्राम डायरेक्टर मैं बहुत जुड़ना चाहूंगा, प्रोग्राम डायरेक्टर KPMG and prominent advisor in started UP ecosystem. Okay, thank you sir, thank you very much sir. Thank you very much sir.